नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 बेहद खास है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने चौथे बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। खास तौर पर गरीब, किसान और बच्चों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बजट किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। उम्मीद यह है कि इस बजट से न सिर्फ जनता का कल्याण होगा, बल्कि प्रदेश के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। खैर, इस बजट से सरकार किस तरह अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी, आर्थिक विशेषज्ञों को किस तरह से, साथ ही जनता के साथ भूपेश सरकार के इस बजट को किस तरह से जनता इसको देख रही है, चलिए अब ये सब कुछ जानने की कोशिश करें। उसके लिए सीधे रायपुर चलते हैं, जहां से स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर संजय उपाध्याय जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ कई मेहमान भी हैं। संजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद विकास जी। जैसा कि आप बता ही रहे हैं, सबको पता है कि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आज बजट पेश किया है सदन में, और मैं बता दूं सबसे बड़ी इसकी खासियत ये रही कि मैंने जो देखा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये पहला वो बजट था जो अनइंटरप्टेड था। मतलब उस बजट के दौरान किसी भी प्रकार का शोरगुल, विरोध या इस प्रकार की कोई चीजें देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये ऐसा बजट था कि जब पेश हो रहा था तब एकटक लोग सुन रहे थे, ध्यान लगाकर सुन रहे थे, क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव का वर्ष है और खाली उपहारों की बौछार हो रही है। ठीक है, बजट के कुछ बिंदु थे, कुछ छूटे, कुछ को मिला, कुछ को बहुत मिला और कुछ को अभी भी उम्मीदें हैं। तो ये बजट का मूल स्वरूप, मूल जो प्रकृति बजट की होती है, वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिली, जब छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, कई चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी योजना की शुरुआत करते हैं, जब किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं या फिर जब बजट लेकर आते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो पूरा बजट होता है, वो जो पूरा वित्तीय प्रबंधन होता है, जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कहीं ना कहीं ताने बाने से होकर गुजरता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्धा में गांधी आश्रम की भी स्थापना होगी, गांधी जी की स्मृतियां होंगी, और गांधी जी का ही ये मूल संकल्प था कि अगर देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है, तब गांवों को मजबूत करना होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताने बाने को मजबूत करना होगा, तभी आप विकास के मायने की या सही मायने में विकास की बात कर सकते हैं। हम सबसे पहले जब चर्चा की शुरुआत करें, हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ अर्थशास्त्री है रविंद्र बम्बे जी। आप बताएंगे कि आखिर इस बजट को एक अर्थशास्त्री के रूप में किस रूप में देखते हैं आप? जी थैंक यू। मैं जो बात आप कह रहे थे, मैं उसी बात से शुरुआत करता हूं। और आज जब मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे विधानसभा में, और उनके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत जो है गोबर से बना हुआ जो ब्रीफकेस था, और अभी आप कह रहे थे कि गांधी जी के चरखे ने जो क्रांति की थी देश में, तो उसकी तो मैं इससे तुलना नहीं करूंगा, पर ये एक जबरदस्त एक प्रतीकात्मक चिन्ह जो मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखे हुए थे, जो बता रहा था कि उनकी जो सरकार का जो विजन है और पिछले 3 साल से जिस पे काम कर रहे हैं, उस विजन को वो पूरा जो है उनका जो बक्सा दर्शा रहा था और बता रहा था कि ये जो बजट है और जो विकास है वो इस जो गोबर के जो ब्रीफकेस है इससे होकर ही जाएगा। और यही छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण प्रधान, हमारा गांव प्रधान छत्तीसगढ़ है और रूरल पॉपुलेशन इतनी है, तो ये पूरा जो कंप्लीट विजन और उनका जो जिसे कहें कि जो जिसको छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं, उसको ये दिखा रहा था। मैं पूरी जो एक इकोनॉमिक्स के जो मैं स्टूडेंट कहूँ या टीचर कहूँ, उसके नज़रिए से मैं इसको देखूंगा। बहुत योजनाओं की मैं उल्लेख नहीं करूंगा, या पेंशन योजना और या दूसरी योजना के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं इसका जो है शुद्ध रूप से या प्योरली मैं इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना चाहूँगा। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो बात शुरू में वो अपने अभिभाषण में कह रहे थे, जो 30 पेज का अभिभाषण लगभग 1947 मिनट में पढ़ा आज विधानसभा में, तो उनमें उन्होंने कहा कि एक तो पहली बात यह है कि एक तो राज्य की जो आर्थिक जो स्थिति है और राज्य की जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी रही है। काफी ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, इसलिए कि नेशनल लेवल पे देखेंगे तो हमारी नेशनल लेवल पे आज जो इकोनॉमी है वो पिछले साल को छोड़ के जो कोविड का पूर्व वर्ष था उसके बराबर आ गई है। उसको मतलब हमने फिलअप कर दिया।
पर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी उससे आगे तेज गति से बढ़ी है और हम जो पिछले साल को छोड़ के जो कोविड के पूर्व का वर्ष था उससे काफी तेज बढ़ गए और हर कोई जानता है कि आर्थिक विकास में 11.52% की ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम में 12% की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये, इसको आप इससे लिंक करेंगे कि यदि ये ग्रोथ रेट अच्छी है और जो छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड कर रहा है, क्योंकि आखिर जो आपके उद्देश्य आपने रखे हैं और उसके जो परिणाम आ रहे हैं, जो आपके कॉज एंड इफेक्ट है, वो कहीं पे दिख रहा है। और दूसरी बात, 3 सालों से मैं लगातार चिंतित था इस बात को लेकर कि जो छत्तीसगढ़ का राजकोषीय प्रबंधन जिस तरीके से किया जा रहा है, उसमें इस साल का जो प्रबंधन में पूरे बजट और जो फाइनेंस सेक्रेटरी का मैं जो पत्र रखा हुआ है, इसमें दिख रहा है कि पिछले साल के 2 बातें हैं कि पिछले साल का जो पुनरीक्षित जो अनुमान था उसमें हमने जो हमारा टैक्स कलेक्शन जो हमने बजट में रखा था उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, उससे ज्यादा हमने टोटल एक्सपेंडिचर रखा है। और पिछले साल बजट में जो हमने घाटा दिखाया था, चाहे राजस्व घाटा था चाहे राजकोषीय घाटा था, उसमें उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट में कमी की है। ये चीज हम इकोनॉमिक्स के रूप में देखना चाहते हैं बजट से कि आप किस प्रकार से राजकोषीय प्रबंधन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस साल भी जो उन्होंने अब जो 22-23 के लिए जो बजट रखा है उसका भी राजकोषीय प्रबंधन को यदि आप देखें तो वो बहुत अच्छा है। लगभग जो है -3.33% का इनका राजकोषीय घाटा है और पहली बार 3 साल में पहला बजट है जिसमें ये राजस्व अधिक का बजट है। तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है कि आप राजस्व जो आपके जो खर्चे हैं उसको थोड़ा सा आप कम करके इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है, यदि आप पूंजी निवेश करते हैं तो इससे आप और राज्य में विकास को गति दे सकते हैं। थैंक यू जी। जब भी बजट पेश होता है तो सबसे बड़ी चिंता होती है जो उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, छोटे बड़े व्यापारी होते हैं, कुल मिलाकर जो व्यवसाय करने वाले होते हैं, उनकी बड़ी चिंता होती है जब भी बजट आता है। आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, प्रेसिडेंट हैं। आप इस बजट को, क्योंकि हमने देखा है कि जब केंद्र का बजट आता है तब या तो सेंसेक्स ऊपर नीचे होने लग जाता है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है जब ये बजट आया है? देखिए, ये बजट जो है, मैं इसको अगर पहला लाइन अगर बोलना चाहूँगा, ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी है पूरा। अब देखिए, पिछले जो 3 साल से जिस हिसाब से जो सीएम साहब बोलते हैं कि हम कस्टमर के जेब में पैसा डाल रहे हैं, एक बार कस्टमर के जेब में पैसा जाता है तो उद्योग व्यापार खुद चलने लग जाते हैं। और वही आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का ग्रोथ भी है वो उसी पार्ट में है, रेस्ट ऑफ द इंडिया से बेटर ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जो कोविड मैनेजमेंट के समय छत्तीसगढ़, अभी 3rd वेव की अगर हम बात करते हैं या 2nd वेव की बात करते हैं, 2nd वेव में छत्तीसगढ़ सबसे आखिरी स्टेट था लॉकडाउन होने के लिए और सबसे पहला स्टेट था खुलने के लिए। और वेव 3 में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ बंद ही नहीं हुआ। कहीं नाइट लॉकडाउन ये वो कुछ समय के लिए हुआ, लेकिन सैटरडे संडे वगैरह कभी बंद नहीं हुआ। तो ये जो उनका विजन और जो प्रबंधन है तो उसको एक डायरेक्शन मिल रहा है। और ये सब चीज होने से जो व्यापारियों का कैश फ्लो है वो सारी चीजें, उद्योग नीति अपने आप में बहुत अच्छी बनी हुई है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफिकली 7 स्टेटों से जुड़ा हुआ है और जीएसटी आने के बाद बाउंड्रीज खत्म हो गई, कोई कहीं से भी कहीं व्यापार कर सकता है। तो हमने होलसेल मंडी की बात की थी, पूरा एक जोन बनाने की, तो सीएम साहब ने उसको ओके किया। 2-3 हमारी बैठक हो गई है। अभी वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होलसेल मंडी बनने वाला है, 500 से 700 एकड़ में, जहां पे ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा जहां उनका होलसेल नहीं होगा। वहां पे धर्म काटा, उनका पेट्रोल पंप, उनका गाड़ियों को पार्क करने के लिए, ट्रक के लिए, उसके लिए उसके ढाबे, उसका धर्म काटा, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी एक योजना आ रही है। इससे जो होलसेल मंडी बढ़ेगी उससे कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को एडिशनल रोजगार मिलने वाला है। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट लगातार चल रहे हैं और उससे शहर की ट्रैफिक की जो प्रेशर कम होगा आपका ट्रैफिक का, उससे जो लोग मजबूरी में ऑनलाइन जा रहे हैं क्योंकि शहर में चलने को जगह नहीं है, तो उसमें रिटेल व्यापार बढ़ेगा। अल्टीमेटली जीएसटी कलेक्शन, रोजगार, और जो ये गांव में जो मेरी लास्ट टाइम जब सीएम साहब से बात हुई, लगभग 10,000 गौठान है और हर गौठान को अगर वो एक इंडस्ट्रियल पार्क के समान बना रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम से। आप सोचिए, हम लोग पिछले कई सालों से चाइना का हम लोग विरोध करते आ रहे हैं, आज दिए चाइना से आ रहे हैं, भगवान की मूर्ति वहां से आ रही है, वो इलेक्ट्रिकल की झारे वहां से आ रही है, छोटे छोटे स्टेशनरी के जो वो हमारे जो फ्लैप्स होते हैं वहां से आ रहे हैं। ये जो हमारे हर गांव का अपना एक यूएसपी है
और जो ये एक मेक इन छत्तीसगढ़ होगा, और ये अपने आप में मैं समझता हूं कि हर आदमी जो चीज बनाएगा वो 3, 4, 5 लोग को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं गांव में रोजगार, शहर में रोजगार, और इसी कारण जो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है वो उसके कारण है। और जो छत्तीसगढ़ का एक ग्रोथ मॉडल चल रहा है, हमने कई बार बोला है आप लोग के चैनल में, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बराबर हम लोग हमेशा ऊपर रहे, क्योंकि मतलब कोविड के समय मैं समझता हूं कम से कम 5 से 6 मीटिंग डायरेक्ट हम लोग की सीएम साहब से हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसके तत्काल निर्णय लेना। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था पूरे हिंदुस्तान में जब लॉकडाउन पीरियड में पूरे व्यापारी लोग बंद थे, उस समय ऑनलाइन से अमेजॉन फ्लिपकार्ट माल भेज रहे थे, उनको रोका गया। खाली छत्तीसगढ़ एक राज्य था जहां उनको रोक लगाई गई ताकि जो व्यापारियों के स्टॉक पड़ा हुआ है वो खराब नहीं हो जाए, आउटडेटेड। तो हम लोग जो व्यापार है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और ये जो बजट है मैं इसको देख रहा हूं कि जब रूरल इकोनॉमी ठीक होगी और वहां पे रोजगार और काम चालू होगा तो ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में और फिर स्टेट लेवल में आएगा। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा एक विजन के साथ जा रहे हैं और एक पॉजिटिव बजट हम लोग देखते हैं इसको। जी तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गांव में अच्छे उत्पादन के साधन हो, स्रोत हो, और उसके लिए बेहतर व्यवस्था शहर या उसके आसपास हो, तब जाकर इकोनॉमी संभल सकती है। सोनभद्र जी, किसानों को अभी तक मुख्यमंत्री ने खूब दिया, मतलब किसान काफी खुश दिखे इस दौरान। इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोरोना काल के बाद ये छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट आया उससे किसानों को जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप कुछ भी नहीं मिला। परंतु किसान जो है पूरे देश का पालनहार है, 80% आबादी कृषि पे आधारित है, और किसानों को वंचित रखना ये न्याय संगत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में अपन देखें तो बिजली जो है उद्योगों को महंगी है, उद्योगों को सस्ती है और एग्रीकल्चर को महंगी है। तो ये विडंबना, जबकि किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, फिर भी किसानों को महंगी बिजली क्यों? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उसके अलावा बांध के क्षेत्रों में किसानों को पानी के लिए बांध ही एक ऐसा साधन है, परंतु किसानों को बांध के लिए भी कहीं पे इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार जो हमारे पशु जो आज गांव में बदहाली से किसान परेशान है, वो पशुओं के लिए भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जो गौठान निर्मित है वो गौठान जो है जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए भी स्पेशल रूप से बजट लाके किसानों को सुरक्षित करे, तभी जी। हाँ कुणाल जी, मैं जब देख रहा था बजट तो 600 करोड़ का करीब प्रावधान किया गया है गौठानों के लिए और जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे उसके लिए। हालांकि इसके पहले भी बजट था। सोनभद्र जी कह रहे हैं किसानों की दशा इस बजट के हिसाब से, मतलब इस बजट में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन आप लगातार इन विषयों पर बोलते रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि सर पहले तो इतना मिला। हालांकि आपकी अपनी बात है, अपनी राय है वो। आप इस बात को किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत ही सकारात्मक बजट है और सबसे बड़ी बात है कि जो जीडीपी है वह 13.5% अनुमानित है। तो इसके लिए मैं भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और जिस पेंशन को भाजपा ने भंग किया उस पेंशन को भूपेश बघेल ने बहाल किया। इससे बड़ी बात आज क्या होगी? आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कुनीति से जब किसान त्रस्त है तो छत्तीसगढ़ का किसान आज खुशहाल है। वो भूपेश बघेल को दुआएं देता है। आज भूपेश बघेल का बजट मजदूरों की बात करता है। आज भूपेश बघेल का बजट औरतों की बात करता है। आज छोटे बच्चों की बात करता है। आज छोटे बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की यह बजट बात करता है। यह बजट कुल मिलाकर अगर मैं इसके लब्बो-लुभाव की बात करूं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला यह बजट है। इसके लिए निश्चित रूप से भूपेश बघेल धन्यवाद के पात्र हैं। यह बजट जो है, जो महात्मा गांधी का देखिए सपना था, मैं हर बार ये बात बोलता हूं, यह महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। महात्मा गांधी चाहते थे कि कुटीर उद्योगों की देश में स्थापना हो। महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो जैसा कि अभी पारवानी जी बता रहे थे कि चीन जो है वह गति जो अपनी अर्थव्यवस्था को प्रदान करता है, तो उसका मुख्य कारण है चीन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। चीन के गांव-गांव में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग है। मैं जैसा अध्ययन करता हूं, जैसा मैं देखता हूं, तो भारत ने जब उन कुटीर उद्योगों को इस उद्योगपतियों की चाहने वाली केंद्र सरकार ने जब खत्म किया
तब देश की दुर्दशा होने लगी। आप देखेंगे जीडीपी एक समय माइनस में चली गई और उस समय छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्टेबल थी। जब कोविड से पूरे देश बेहाल था, छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्थिर रहती है। इवन जो है बेरोजगारी दर की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से देखिए धन्यवाद हमको मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अगर मजदूर खुश है, किसान खुशहाल है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी बात यही है कि हम एक बार फैजल रिजवी साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बजट में और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर की चर्चा होनी चाहिए। आप पहले तो आप अपनी निष्पक्ष प्रतिक्रिया दीजिए कि आप इस बजट पे शिक्षा के क्षेत्र को कैसा पाते हैं। और खासकर मैं देखिए बात करूं, जब शिक्षा की बात होती है तो सिर्फ स्कूल कॉलेज या फिर क्लासेस नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इस दिशा में बड़ा काम करती हैं। तो उसको मिलाकर, कुल मिलाकर इस बजट में इस क्षेत्र को, पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लिए क्या देखते हैं? कुछ गुल खिले हैं, कुछ खिलने हैं, लेकिन गुलशन में अभी भी कुछ कांटे पुराने हैं बाकी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भूपेश साहब ने जो भी करे हैं अभी तक डेवलपमेंट, और जो उन्होंने किसानों को खुश किया, जो गांव में खुशहाली दिखती है मुझे, क्योंकि किसान देखिए सारी समस्याओं का हल है हमारा हल। जो किसान के पास हल है वो सारी समस्याओं का हल है, और भूपेश जी उनके लिए कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आएगा। एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम का जो चालू किया है वो बहुत बड़ा विजन है उनका। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपसे कि अभी जो मैं देखता हूँ कि सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये बड़े बड़े सेक्टर जिसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनामिक है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में कुछ जो पुराने कांटे थे कोरोना के समय जो हमारे देश में लग गए थे, वो कांटे भी ये दूर कर देंगे। आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दिस डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल बजट। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसकी काफी चर्चा हो रही थी, हमने भी पिछले समय देखा। क्या मानते हैं कि जब इस सरकारी स्कूल इस तरीके से खुलते हैं, इस उत्कृष्टता के साथ खुलते हैं, और इतनी जो तमाम संसाधन होते हैं जो एक निजी स्कूल में पाए जाते हैं, जब ऐसे स्कूल खुलते हैं वो भी गरीब बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, तब क्या आने वाले दिनों में देखते हैं कि प्रदेश में ये क्रांतिकारी हो सकते हैं? 100%। लोगों को लगता था कि एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में फेल हो गया। वो लोग कुछ नहीं दे पाए, बल्कि बहुत बड़े पैसे लिए और कुछ लोगों को सर्विस दी। जबकि जब गवर्नमेंट लेकर आ रही है इस तरह का एजुकेशन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है इस तरह से मेडिकल में भी हमको गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। देखिए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, हमें शायद उसको भी डेवलप करना है। तो ये बहुत बड़ा विजन इनका कि एजुकेशन कर रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, बजट इज अ सीड नॉट ए फ्रूट। हमको लगता है बजट ने पैसा दे दिया, बड़े खुश हो गए, बड़ा पैसा मिल गया। ये फल नहीं है, ये बीज है। इसको बोना, इसको मैन्यूरिंग करना अब नौकरशाही का काम है कि इस सीड को मैन्यूरिंग करिए, प्लांट पानी डालिए, और इसका फिर इसमें जो फल मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। थैंक यू सो मच। जी। आप सोशल सेक्टर में क्या देखते हैं? सोशल सेक्टर में ये बजट काफी उम्मीद लेके आ रहा है, क्योंकि ये महिलाओं के साथ जो कुछ एक योजना है, जैसे सुराज गांव, ई मार्ट और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ये सारी चीजें, निश्चित ही ये बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और भारत हमारा गांव में ही रहता है, और इसमें सबका डेवलपमेंट हो रहा है। यदि हम ई मार्ट या जो छोटे उद्योगों की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, और महिला जब काम करती हैं तो उनके साथ साथ बच्चे भी हुनर सीखते हैं। तो सारा कुछ यदि हम देखते हैं तो मुझे तो ये बजट काफी पॉजिटिव दिख रहा है। और दूसरा ये जो रैली कोकून का जो उन्होंने प्रोजेक्ट लाया है, रेशम का, ये काफी अच्छा है। और मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि इसके साथ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पूरा प्लान लेके आए, क्योंकि रियली अभी हम सीड डाल रहे हैं, उसको खाद पानी देना बाकी है। तो ये जब हम किसी चीज को चालू कर रहे हैं तो वो दूर तक जाए, इसके लिए हमको चाहिए कि इसमें ये भी दिया जाए। और जो रोजगारों की बात कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर स्वरोजगार को फोकस किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी जो रोजगार हैं वो बढ़े, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इस तरह से कुछ सही बात है कि बाग में तो सभी तरह की चीज होती है, फूल भी और कांटे भी। लेकिन ये निश्चित ही अच्छा बजट है। यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बजट बनाते हैं तो वो सफल होता है। तो मुझे ये बजट पॉजिटिव दिख रहा है, प्रोग्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो काम हो रहा है उसको छोड़ा नहीं है, उसको आगे बढ़ाया है। और जो ई मार्ट का कंसेप्ट है, या जो ग्रामीण प्रोडक्ट को जो फॉरवर्ड लिंकेजेस से जोड़ रहे हैं, निश्चित ही इसका फायदा
ग्रामीण अंचलों से और आदिवासी बेल्ट से लेकर सभी को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बजट है। जी, निश्चित रूप से देखिए, इस बजट में बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, लेकिन एक बात समझनी होगी कि इस बजट के राजनीतिक मायने क्या हैं। जब ये बजट पेश हो रहा है तब इसका राजनीतिक पहलू क्या है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बजट आया है तो देखने में ऐसा लगता है लोक लुभावन है और इसने हर वर्ग को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की है। आप इसे क्या इस रूप में देखते हैं? इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है अभी चर्चा के दौरान। मैं एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे बेरोजगारी की समस्या पे प्रश्न उठाया गया है, तो इस दिशा में एक प्रयास ये है कि व्यापम और पीएससी में जो परीक्षा में स्थानीय लोगों को फीस माफ़ कर दी गई है, फीस नहीं लगेगी, ये एक अच्छी योजना है। दूसरी बात जो है, जो ये तो ऐसे लोग हैं जो नई सेवा में आएंगे, सरकारी नौकरी में आएंगे, उसके अलावा जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं उनके साथ पेंशन की जो नई स्कीम आई है, मैं सोचता हूँ एक क्रांतिकारी होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है डीमोटिवेट हो रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि सरकारी नौकरी में रिटायर्ड होने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो अपना जीवन यापन किस प्रकार करेंगे। तो पोस्ट रिटायरमेंट जो समस्या है वह जो है इस दिशा में सोचा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मानव तस्करी से जो जूझ रहे हैं हम लोग, उस दिशा में जो प्रयास किया गया है वो बहुत उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं युवाओं को और कम उम्र के लोगों की मानव तस्करी रोकना, बेरोजगारों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करना, और एजुकेशन के फील्ड से मैं आता हूँ तो आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों की जो बात की गई थी उसके संबंध में काफ़ी चर्चा हुई और पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें कही गई हैं। हम ये मानते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा जो है व्यवसाय के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जो मातृभाषा या हिंदी की है उसके दिशा में भी जो प्रयास किया गया है वो बहुत उल्लेखनीय है। इस तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों के जो स्कूल हैं हो जाएंगे, तो जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय बच्चे जाते हैं जब उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलता, तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति होगी। मैं एक सेकंड और लूंगा कि भूटान में जब राजा ने अपने बच्चे के लिए स्कूल खोला तो वो स्कूल जो है राजा के बच्चे का नहीं था, आम स्कूल था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ लोग ये कह सकते, जबकि वो कहीं भी भेज सकता था, इंग्लैंड भेज सकता था या जो हमारे हिमालयन रेंज में नैनीताल है, देहरादून है, लेकिन उसने नहीं कहा भूटान में होंगे, भूटान में ही उसके बच्चा पढ़ेगा। अब स्थिति है कि लोग ये कहते हैं भूटान में कि क्या आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला इसलिए आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति आए कि क्या आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला इसलिए आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। जी, थैंक यू। जी जी जी, आप लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, पहले बता दीजिए किस पे आप लोग का रिसर्च? जी, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है। जी, आप? पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी, मेरा आदिवासियों पे है, संचार प्रणाली को। जी, आदिवासी संचार प्रणाली को लेकर। अच्छा, आप? वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन। तो आप लोग जब रिसर्च करते हैं, निकलते हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम परिस्थितियां आपके सामने होती होंगी, फैक्ट्स आपके सामने होते हैं फैक्ट सामने। तो आप जब देखती हैं ये सारी चीज़ें देखती हैं, हालांकि ये राजनीति का विषय मैं नहीं मान रहा, अभी ये मान के चलता हूँ जो बजट है वो सीधा सीधा एक प्रकार का लेखा जोखा है कि जो आया क्या मिला, क्या देंगे, कैसे देंगे, किसे देंगे, कब तक देंगे, कहाँ देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे किस रूप में देखनी है इस बजट को, आप लोग जब फील्ड में होते हैं, फैक्ट्स के साथ होते हैं, और ये जब आता है? सर, जब बजट आता है तो एक उम्मीद जगती है कि हमारे लिए कुछ नया आया है, और जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, क्योंकि हम फील्ड पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ा कुछ हट करके होता है। और हम ये भी पाते हैं कि हायर एजुकेशन में जो अभी न्यू बजट आया है, हायर एजुकेशन में थोड़ा और फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी बनती है, और पॉलिसी बनने के साथ में जैसे अगर मेरी स्टडी जेंडर इक्वालिटी में है तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ऐसा बजट आए जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो, और साथ ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की हम बात करते हैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए वाया हायर एजुकेशन। ये सरकार की बहुत ये एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, चाहे वो साइंस का हो या सोशल साइंस का हो। ये रिसर्च सेंटर हर हायर एजुकेशन में, हर कॉलेजेस में
छत्तीसगढ़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिसर्च सेंटर अपने रिसर्च के माध्यम से इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। तो ये मैं उम्मीद रखती हूँ सर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे वुमेन्स हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, हायर एजुकेशन, क्योंकि अभी का जो मैंने बजट देखा उसमें मुझे हायर एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सरकार देती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं देती है, बट जो सुनिश्चित करने की वाली बात होती है कि आपने पेपर्स निकाले एजुकेशन रोजगार के लिए, एडवर्टीजमेंट दिए, पर जब भर्ती करने की बारी आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये लैग कर जाती है गवर्नमेंट। तो उस चीज़ को भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ पूर्व मंत्री जी भी हैं। आपने सबकी बातें सुनी, जितने लोग हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, मंत्री जी भी आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि सरकार उसके बजट को वो क्या बता रहे हैं, जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। आप इस बजट को कैसे देखती हैं? और क्या उसके पहले एक बात ये कि जो पेंशन योजना बंद हो गई थी आप लोग के समय, अब जब शुरू हो गई तो स्वागत करते हैं कि नहीं? देखिए उपाध्याय जी, आपने जो चर्चा की है और सभी महानुभाव ने अपनी अभिव्यक्ति दी है, उससे जो प्रतिध्वनित होता है कि बजट कहीं आत्म केंद्रित तो नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं है। जो मैं तो जन्मना कर्मना किसान हूं, कुणाल जी भी जानते हैं और अन्य मित्र भी जानते हैं। गांव में ग्रामीण इकोनॉमी का आधार केवल गोबर नहीं है भाई। देखिए पशुधन की जो संख्या है ना, आप सेंसस निकालिए, अभी पशुधन का जो एनिमल सेंसस हुआ है, पशु संगणना बोलते हैं, उसमें हमारे यहाँ गौवंशी जो पशुधन है उसमें 10 लाख की कमी आई है छत्तीसगढ़ में। ये सेंसस का रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो तथ्य पर बात कर रहा हूं। केवल कितने वर्षों में? तीन साल में? नहीं, अभी 6 वर्षों में, ये 3 साल में और 3 वर्ष पहले। तो ये स्थिति चिंतनीय है, इस पर क्या हम कर सकते हैं। फिर 365 दिन में यदि खेत में 300 दिन तक के कोई एक्टिविटी किसान करता है, तब रूरल इकोनॉमी या जो फार्म सेक्टर है वो ग्रो करता है आमतौर पे। ये सारे लोगों ने कहा है। एक सर मैं थोड़ा सा रोकूं आपको? आप नहीं इतनी हिम्मत नहीं, मैं आपको पूरा रोक लूं। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हालांकि मैं आपको कहीं चुनौती नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार सिर्फ गोबर नहीं है। गोबर सिर्फ नहीं है, क्योंकि गोबर की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसकी चिंता आज प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं कि आप गोबर संभाल लीजिए। गोबर से भी अगर पैसे मिलते हैं तो पशुधन आप सुरक्षित रखेंगे। मैं वही बात पर आ रहा हूं, जो जिस बात के लिए फोकस किया जा रहा है उसके अलावा भी इकोनॉमी के बहुत सारे आयाम हैं। जब खेत में उत्पादन नहीं होगा तब क्या स्थिति होगी? ये जो आज आप युद्ध देख रहे हैं ना यूक्रेन और रसिया के साथ, यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुई? ड्यू टू उसका जो फार्म इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। गेहूं आया, उसका कटनिंग करने के लिए कोई नहीं, उसको लेने के लिए कुछ नहीं। गोरबाचोव के बाद का आप स्थिति देख लीजिए। मैं इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुल मिला के खेतों में यदि हमारी आर्थिक गतिविधि ज्यादा से ज्यादा दिन तक चले, इस बात का प्रयास पूरे इकोनॉमी को एक नया कलेवर देता है। अब रही बात आपने जो घोषणाएं की है, आप उनके मैनिफेस्टो को उठाकर देखें। जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्ध लोग हो, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की बात आई थी। अब देखिए, अब एक स्कूल खुल जाने से उसमें में कोई असहमति नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसके भवन की क्या हालत है? आप एक बार सर्वे करके देखिए ना। स्वराज एक्सप्रेस को मैं अपने पैसे से
ये ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के सर्वे करने का मैं आमंत्रण देता हूं। आप स्वयं जाइए, मैं नहीं रहूंगा, आपके मित्र जाए। अब कितने नए स्कूल बिल्डिंग बने हैं आप देख लीजिए। स्वीकार करता हूं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन यदि मजबूत होगा तो उसका असर पूरा होगा। जैसे एक हमारे में मैं वही बात कर रहा हूं सर, मैं वही बात कर रहा हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो चीजें हैं, ये 3 साल की नहीं है। इसकी नींव जो होती है सालों पहले से आती है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं, सरकारों की बात कर रहे हैं आप, इस सरकार की नहीं। इस सरकार हो या और कोई सरकार हो, जो बजट होता है पूरा इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रेडर्स इंडस्ट्री की बात मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये बजट क्यों मौन है वही बता सकते हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री के सेक्टर में टैक्सेशन रिलीफ है या जो सर टैक्स रिफॉर्म आया जीएसटी के रूप में, उसमें आपने क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई है, उस पर क्या कह रहा है बजट, आप सोच सकते हैं। लेट वी हैव टू फाइंड आउट। और हमारे सज्जन ने कहा कि सरकारी स्कूल में यदि भर्ती नहीं होता है तब हम प्राइवेट स्कूल में जाए। ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में, पहले भी, आज भी और आने वाले समय में भी। तो एक कुल मिला के आप हाइपोथेटिकल उसको सिचुएशन को आप ज्यादा फोकस करेंगे तो एक हमारे युवा साथी ने कहा कि हायर एजुकेशन से लेके बाकी चीज तक आप जो ऑप्टिमिस्टिक हैं जितना, उतना ग्राउंड रियलिटी में दिख नहीं रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी और आपकी बातें, आपकी घोषणा, आपके अनाउंसमेंट, आपके प्रायोरिटीज, इसमें कहीं न कहीं साम्य होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और कुल मिला के आपने कोशिश की है, भले वित्तीय प्रबंधन ना हो लेकिन राजनीतिक प्रबंधन आपका बहुत अच्छा आपने करने की कोशिश की है। आप जनप्रतिनिधियों को आप मोबिलाइज कर रहे हैं तो जनता तो फांसी भी चली जाएगी भाई। आप विधायकों को उनका जो विधायक निधि बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पंचायती राज सिस्टम है जिसका प्रोविजन 73 अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं तो स्वयं फाइनेंस कमीशन को देख रहा था, उसके रिकमेंडेशन से, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, उसके रिकमेंडेशन के 20% भी आपने पालन नहीं किया। आपके पास केवल 15वें वित्त आयोग के भरोसे हम कितना स्कूल और कितना नाली और कितना गांव के विकास को करेंगे भाई। तो कुल मिला के दो बातें हैं, एक तुष्टीकरण अपने जनप्रतिनिधियों, विधायक और चाहे जिला पंचायत। सर खूब मेजें बजी थी, मैं था। अच्छा है ना, बजे अच्छी बात है, आत्ममुग्ध रहे सरकार, हम भी चाहते हैं, लेकिन पक्ष भी खुश था। कुल मिला के जो जमीनी हकीकत है वो कुछ जिस प्रकार से है, मुझे लगता है उसमें तालमेल या उसमें सामने बैठना चाहिए। और आने वाले समय में हमारी जो चुनौतियां हैं वो सामने दिख रहा है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जिस प्रकार से जनरेशन है और कंजम्पशन है, उसमें क्यों आप एक प्रकार से उन दोनों को कॉम्बिनेट नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपकी जो प्रायोरिटी, आपकी जो घोषणाएं हैं, उस पर आप क्यों मौन है? वंचित तबके की बात को केवल सरकार में है इसलिए हम कहें या सोचें, ऐसा नहीं है। सारे लोगों को कहना है कि भाई इतने बड़े संख्या में लोग आज रूरल सेक्टर में निवास करते हैं, उनकी हालत क्या है? एक बार आप स्वयं सर्वे कर लीजिए। सर पेंशन योजना, पेंशन बहाली का स्वागत तो जरूर करेंगे। अरे हम सब चीज का स्वागत करेंगे जी। जी। इसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूं जब तक मंत्री जी पहुंच रहे हैं। कुणाल जी। देखिए, मेरे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर साहू यह बात बड़ी चालाकी से छुपा जाते हैं। किसान कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, क्या इससे ग्रामीणों को फायदा नहीं हुआ? सबसे पहली बात तो यह बताएं, क्योंकि बिजली बिल हाफ का फायदा मुझे भी मिल रहा है। पूरे कोविड काल में जब देश की अर्थव्यवस्था करहा रही थी, तब छत्तीसगढ़ में मनरेगा का मजदूर गांव में काम कर रहा था और उसको मजदूरी का भुगतान भूपेश बघेल सरकार दे रही थी। तो क्या इससे फायदा छत्तीसगढ़ियों को नहीं मिला? देखिए, छत्तीसगढ़ियों का अगर फायदा हो रहा है और छत्तीसगढ़िया किसान मुख्यमंत्री उनको फायदा दे रहा है, तो इसके लिए तो चंद्रशेखर साहू को भी तालियां बजाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। वह बातों को घुमा रहे हैं, ये सोच से परे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए, एक अब और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं साहब।
जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि मंत्री जी पहुंचने वाले हैं। जी सर, मैं किसान भी हूं और व्यापारी भी हूं जी। और जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री साहब ने आज घोषणा किया बजट का, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया है। और किसान होने के नाते तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। जिस प्रकार से राजीव गांधी न्याय योजना से हम सब किसानों को पैसा मिला, जो आर्थिक मदद मिला, उस पैसा को हम लोग मार्केट में लाएंगे, तो व्यापारी होने के नाते मैं उनको बधाई दूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से वो पैसा हमको 1 लाख रुपए हमको मान लो बोनस मिलता है, तो हम 10,000 रुपए जमा करते हैं, 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदते हैं, 20,000 रुपए जमा करते हैं और टीवी खरीदते हैं, तो 5 गुना मार्केट में पैसा फ्लो होता है। तो फायदा जीएसटी के रूप में सरकार को मिलता है। तो किसान होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। इस प्रकार से योजना लाए, मार्केट में पैसा आए, और हम लोगों को व्यापारी होने के नाते हमारे यहाँ टर्नओवर ज्यादा होगा, तो हम व्यापारियों को ही फायदा होगा। जी जी साहब। सर, मैं व्यापार वर्ग से आता हूं और मेरा जो व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर का है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक नारा दिया था, गढ़बो छत्तीसगढ़, और आज मैं उसको देख रहा हूं कि वो छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है। आज मैं व्यापारी हूं और एग्रीकल्चर का हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आज जो किसान हैं और जितने भी वहां के युवा हैं, उनकी क्रय क्षमता बढ़ी है। हम एक जमाना था जब हमारे से उधारी में मांगते थे और अपना लोकल माल मांगते थे, 2-2, 3-3 किस्तों मांगते थे। लेकिन साहब की आज देखिए, किसानों के लिए कम से कम 800 करोड़ रुपए की प्रावधान रखा गया है। 5 HP के अपना तक के छूट के लिए 26 करोड़ रुपया, 400 कुछ रुपया, ऐसे करके अगर हम पूरा एक हिसाब निकालते हैं तो 800 रुपए किसानों के लिए। और मैं एग्रीकल्चर से आता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि पहले जो किसान बेचारा थोड़ा पैसा लेके आता था, भैया कोई भी दे दो, आज वो ब्रांड से नीचे बात नहीं करता कि भैया अच्छी चीज दो। तो ये हमारे किसानों की अपना जो क्षमता बढ़ रही है और वो उनका विकास हो रहा है, ये हमारे प्रदेश को पूरा दिखाता है। और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा गांव और किसानों में, युवाओं के लिए भी पैसा रखा है, किसानों के लिए रखा है, अपना बच्चों के लिए रखा है, सब चीज के लिए पैसा। कुल मिला के हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, गढ़बो छत्तीसगढ़ की ओर आगे निरंतर बढ़ते जा रही है, और ये मैं उस चीज को देख रहा हूँ जी। अब हमारे बीच मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं, अमरजीत भगत जी। थोड़ा विलंब हुआ लेकिन सर आ गए। बड़ी बात यह कि जैसा मैं अभी बात कर रहा था, सारे मेहमानों से चर्चा हुई, उस वक्त आप थे नहीं, थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेहमान कह क्या रहे थे। कुछ लोगों ने बड़ाई की और कुछ लोगों ने कहा, मैंने साहू जी से ही बात की, तो इनका कहना है कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं किस शब्द का इस्तेमाल किया सर? आत्ममुग्ध, आत्मकेंद्रित कहा ये बजट है जी। तो ये इनका कहना है। हालांकि इसका जवाब शुक्ला जी ने दिया है, बताया है कि किस तरीके से नहीं है। आप इस बजट को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये समावेशी बजट है। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो पढ़ने वाले छात्र हों, कर्मचारी हों, या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या किसान हो, सभी के भावनाओं के अनुरूप ये बजट आया है और सबका इसमें ख्याल रखा गया है। और हम इसको कह सकते हैं कि सही मायने में सबका साथ सबका विकास ये परिलक्षित होता है इससे। और जिस प्रकार से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कंपटीशन एग्जाम में जाने के लिए जो शुल्क में छूट दी गई है, एक राहत है उनके लिए, उनमें खुशी है इस बात का। कर्मचारी लोग जो कोविड पीरियड में महंगाई के कारण काफ़ी परेशानी से गुजर रहे थे और उन लोगों की मांग थी कि उनको जो पुरानी पेंशन योजना उसको दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दे करके एक राहत उनके लिए खुशी भरा समाचार दिया। वहीं पर आप देखेंगे कि किसानों के लिए छत्तीसगढ़ के अगर 1,04,000 करोड़ का बजट है तो उसमें 25% लगभग हम एग्रीकल्चर सेक्टर को दे रहे हैं। किसानों को उनके धान का, उनकी उपज का सही दाम, 2500 रुपया क्विंटल धान, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो हम इनपुट सब्सिडी दे करके उनको मदद कर रहे हैं,
उससे यहाँ की जो हमारे जो आधार है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ के मेहनतकश लोगों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। वहीं आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक सुखद समाचार है कि चाहे वो पंचायती राज के पंच हों, सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया है, सबके लिए निधि की व्यवस्था की है। तो सही मायने में पंचायती राज से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि भी इससे काफ़ी हर्षित और उल्लासित हैं। वहीं माननीय विधायकों के लिए भी एक सुखद खबर है कि उनका विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ा करके 4 करोड़ कर दिया गया। आप इन तमाम परिदृश्य में देखेंगे कि कोविड का पीरियड जब आया तो एक तरह से सभी कल कारखाने बंद हुए, उद्योग बंद हुए, लोगों के पास काम का दिक्कत था, बाजार में मंदी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ उससे बहुत मजबूती के साथ और हिम्मत के साथ उससे निपटा है। और पूरे देश में लगभग सभी राज्य ऐसे हैं, अधिकांश राज्य में कहूँगा, कि अपने कर्मचारियों का वेतन में भी कटौती किया, लेकिन पहला छत्तीसगढ़ राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं किया, बल्कि जनप्रतिनिधियों से विधायक निधि कोविड से निपटने के लिए आह्वान किया था। लोगों अपना निधि दिए भी थे, लेकिन स्थिति जैसे सामान्य हुई तो सबका निधि भी लौटाया गया। इन 2 वर्षों में जो कोविड से के कारण जो है निश्चित रूप से राजस्व की में कमी आई और उससे विकास के काम में भी कहीं कहीं प्रभावित हुआ, लेकिन इस बजट में उन सभी का उन्होंने भरपाई कर दिया और सभी के मन को प्रसन्न कर दिया। एक बात बताऊं, आप उस वक्त यहाँ नहीं थे, साहू जी ने पेंशन योजना की तारीफ की है, स्वागत किया है, तो बहुत धन्यवाद देते हैं। और जी देखिए, पूरे उसमें कोविड पीरियड में भी हम देखेंगे और पिछले आर्थिक संरक्षण का भी हम रिपोर्ट देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ जो है राष्ट्रीय स्तर के जो आर्थिक संरक्षण है उसमें जो तुलनात्मक जो वृद्धि है वो जीडीपी में, वो छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन है। इसमें 11.5% का इसमें बढ़ोतरी हुआ है, जबकि भारत सरकार का 9.2% है। तो कोविड पीरियड में भी अगर हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था, अगर कृषि सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सीधे अगर पैसा दिया है तो वो कहीं ना कहीं से रोटेट होकर बाजार में आया है, और यहाँ के बाजार भी अगर उसमें रौनक रही तो बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि ये हमारी सरकार की योजना का भी देन है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का देन है कि किसानों के पॉकेट में पैसा आया और रोटेट होकर बाजार में आया। यहाँ के उसका सीधा असर दिखा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंक्रीज हुआ, सराफा बाजार में इंक्रीज हुआ, खुदरा बाजार में हुआ, कपड़ा बाजार में हुआ, सभी में इंक्रीज हुआ है। और उसी का कारण रहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक टीम आई थी और यहाँ के अर्थव्यवस्था के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि बहुत ही यूनिक है और इसका सराहना किया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत पॉजिटिव साइनिंग है। यहाँ पर कुछ खेल से भी जुड़े लोग हैं जो कि खेल के क्षेत्र में जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है छत्तीसगढ़ से। आप इस बजट की बात करो, जैसा कि मैं शुरू से देख रहा हूँ कि स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, तमाम चीज़ें खुल रही हैं, ये हम तमाम योजनाएं, घोषणाएं, उद्घाटन, लोकार्पण सब हम समारोह देख रहे हैं। आप खेल की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, इसका कितना असर पाते हैं इस क्षेत्र में? जी, जैसा कि मैं वर्ष 2019 में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने खेलो इंडिया में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए लाखों में कैश प्राइज देने की घोषणा की थी, तब से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि खेलों के लिए गतिविधियों में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और निरंतर हमें छत्तीसगढ़ में नए नए खेल अकादमी मिल रहा है।
किंतु अगर मैं खिलाड़ियों के रोजगार की बात करूं तो मैं आज आपके चैनल और मंत्री महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक वर्ष जो खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जो घोषित किया जाता है वो पिछले 3-4 सालों से लंबित पड़ा हुआ है किसी नियमों को संशोधन के लिए, और एकमात्र वही एक माध्यम है खिलाड़ियों को रोजगार मिलने का। तो मैं मंत्री महोदय के माध्यम से पुनः एक बार विनती करूंगा कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अधिनियम में जो नियम में संशोधन होने वाला है उस पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जल्द से जल्द रोजगार प्रदान करें, और साथ ही साथ कुछ खिलाड़ी जो युवा वर्ग के जूनियर खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ से बाहर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ सीनियर पदक जीतने वालों को रोजगार मिलता है, शासकीय नौकरी मिलता है, और जूनियर खिलाड़ी आज राज्य के बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो ये मैं शासन से निवेदन करता हूं कि जूनियर नेशनल में भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान करें। मंत्री जी से पूछ लेता हूं। मंत्री जी, आपने बात सुनी होगी। जी, देखिए, राज्य की जब वित्तीय स्थिति अच्छी हो तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जिस पीरियड से अभी हम सब लोग गुजरे हैं, इन 2 साल के बजट में जिस प्रकार का दबाव था उसमें बहुत सारे चीज़ में हमको मितव्ययिता करना पड़ा, और बहुत सारे चीज़ में कटौती करते हुए अपने सीमित संसाधन में भी बेहतर प्रदर्शन रहा। आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर हमारी राजस्व प्राप्ति बढ़ेगी तो जो बोल रहे हैं वो सब में भी विचार किया जा सकता है। पहले भी इसमें प्रावधान रहा है और पहले भी दिए हैं, लेकिन जब समय परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेने पड़ते हैं। अभी बहुत सारे रियायतें इस बजट में दी गई है। आप देखेंगे नए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, और हमारी जो लायबिलिटी जो भी बढ़ी है, अगर स्थापना व्यय भी बढ़ा है, अगर हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे ऊपर वित्तीय भार बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जरूर ये बात कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब हमारी प्राप्तियां बढ़ेंगी, राजस्व बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से संभावनाएं बनेंगी। जी सर, एक बात की अभी मैं एक भाषण सुन रहा था, कई बार इसकी चर्चा भी हुई। जी नहीं, आप एक चर्चा जो है जोरों पर है, पूरे देश भर में जोरों पर है। मैं भी देख रहा था कि मध्य प्रदेश में भी कुछ गोवर्धन कुछ उद्घाटन कुछ हो रहा था, और अभी देख रहा था कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी एक भाषण में कह रहे थे कि कैसे प्रबंधन होगा, कैसे पशुओं को रखा जाए, गोबर भी कैसे बेचा जाए, ये कैसे किया जाएगा। तो आप देखिए, मानते हैं राजनीति अपनी जगह, लेकिन कॉन्सेप्ट और उस पर काम करने वाले लोग अपनी जगह। मानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ऐसी व्यवस्था पूरे देश के सामने रख दी है जो कि आगे बहुत बढ़ने वाली है। देखिए, कॉन्सेप्ट का जहां तक सवाल है तो 5 साल पहले आप देख लीजिए, गोधन पर एक बड़ा फोकस हुआ था। गोवंश, गोधन और गोवर्धन, नाम चाहे जो ले लें, इस कॉन्सेप्ट को किसने लाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप जो लाकर लोगों को जोड़ के उसको सोशियो इकोनॉमिक उसका अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं, ये मायने रखता है। ये सर्च करने का विषय है। देखिए, सीएनजी की बात आई, बायो बेस्ड सीएनजी और बायो वेस्ट एथेनॉल जो पंजाब में किया, यहाँ के लोग देखने गए थे, मंत्री जी भी गए थे देखने, फाजिल्का में 1000 करोड़ का बायो वेस्ट से सीएनजी और एथेनॉल बनाने का वहाँ प्लांट बना है। आप केवल बातें करते रहेंगे तो कैसी बात होगी। और इसीलिए हम लोग भगत जी यहाँ पर लेट आए हैं, लेकिन शुभकामनाएं दे रहे हैं, शायद वो अगली बजट पेश करेंगे तो और ज्यादा बेहतर बजट पेश करेंगे। जी, आप बिल्कुल यही सवाल आपसे कि जैसा साहू जी ने कहा कि उन्होंने दूसरे तरीके बात कही कि गोवर्धन की पहले भी चर्चा हुई है, गोधन की सर मैंने तो नहीं सुना मैंने।
आपने पहले कभी सुना था या फिर ये मान के चलते हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो मूल कॉन्सेप्ट था वही केंद्र अडॉप्ट करने जा रही है? वैसे मैं चंदू भैया का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीतिक दल की बाध्यताएं होती हैं कि विपक्ष में तो विरोध करना है, कुछ कमी निकालना है, अंदर से भी एक्सेप्ट करते हैं और कई बातों को बहुत बेवाक रूप से बोलते भी अपने पार्टी प्लेटफॉर्म में भी कि किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, या जो सेक्टर जिसमें काम करना था उसमें नहीं किया, अगर किया होता बोनस दे दिया होता तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। इन्होंने बहुत खुल करके नाराजगी जाहिर की थी अपने पार्टी में। तो ये कई मामले में हम इनको मानते हैं कि अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। जो बात आपने कही गोधन के बारे में, गौ माता के बारे में, गोधन न्याय योजना तो हम लोग लाए हैं, तो वास्तव में योजना वही सफल है और उसी को मैं योजना सही मानता हूं जिससे लोगों को आर्थिक रूप से संबल मिले, जिस काम को करने से आत्मनिर्भरता बढ़े, उनके जेब में पैसा जाए, खाली भूखे पेट न होए भजन होए न गोपाला। अब ऐसा योजना जिससे ना कुछ उसका स्थिति सुधार होना है, ना परिवार चलना है, लेकिन गोधन न्याय योजना जो हम लोग लाए हैं इसको भारत के प्रधानमंत्री जी भी अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में कई जगहों में हमने सुना कि ये जो आवारा पशु हैं इनको हम व्यवस्थित करेंगे और 2 रुपया किलो में जो गोबर बिक रहा है उसकी व्यवस्था से हम भी कुछ करेंगे। इसी प्रकार का कुछ 10 मार्च के बाद उन्होंने कहा है, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात, लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया, परिस्थिति ने मजबूर कर दिया कि एक राज्य जब किसानों के लिए इतना अच्छा योजना संचालित कर रहा है, गोधन के लिए, गोपालकों के लिए इतना अच्छा योजना संचालित कर रहा है, तो बाकी क्यों नहीं। तो यहाँ के जो गोधन न्याय योजना है उसके बारे में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी आकर के यहाँ से अध्ययन करके गई है और सभी ने कहा है, कई राज्यों में इसको सेंट्रल में सिफारिश किया है कि इसको लागू करने के लिए। तो ये तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइनिंग है कि हमारे यहाँ की योजना, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना पूरे देश में मॉडल के रूप में उभर करके आ रहा है और सब लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सम्मान की बात है। और जो बात आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी ने कहा कि बायो एथेनॉल के बारे में, तो मैं जानकारी देना चाहूँ कि एथेनॉल बनाने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कृषि मंत्री जी के साथ हम लोग माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिले, कृषि मंत्री से मिले, लेकिन इन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया। हम धान से और बाकी जो हमारे बाई प्रोडक्ट उससे बनाना चाहते थे, हमको परमिशन नहीं दिया धान से बनाने का, बल्कि इन्होंने FCI को दे दिया। अगर आपको बनाना है एथेनॉल तो आप FCI से चावल लो। हमारे यहाँ जो धान है वो कम कास्ट पड़ता है और FCI से लेने में अधिक पड़ता है, तो कोई भी प्राइवेट जो इसको लगाने वाला एजेंसी है वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसमें बहुत सारे चीज में लिबरल होने की जरूरत है, लिबर्टी देने की जरूरत है कि जिससे आसानी से योजना आगे बढ़ सके। और चाहे योजना की शुरुआत आप करें या हम करें, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, देश को उससे लाभ होना चाहिए। लेकिन इसमें कि भूपेश बघेल जी ने शुरू किया है तो इसको हम उनको अनुमति न दे करके हम FCI को, भारत सरकार की एजेंसी को देंगे, ये तो आपका लुकआउट है। लेकिन उससे बहुत कुछ काम आगे बढ़ा नहीं। हमारे पास जो है धान का एक्सेस स्टॉक है, हम एथेनॉल बनाने में उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को परमिशन धान से एथेनॉल बनाने के लिए नहीं मिल पाया। तो ये जो है केंद्र और राज्य के बीच में ये ड्रॉबैक है और अच्छा काम करने वालों को प्रमोट करना चाहिए। बहुत संक्षेप में, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, बहुत संक्षेप में इस बजट को आप बताइए 4-6 लाइन में कि कैसा बजट है। क्योंकि कहा जाता है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़ रहे नया छत्तीसगढ़, नहीं, आप बड़े संक्षेप में इस बजट को कैसे डिफाइन करेंगे? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को साकार करने वाला, सबका साथ सबका विकास के जो नारा है उसको साकार करने वाला, सभी वर्गों को खुशहाली देने वाला, छात्र हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, किसान हो,
सभी के लिए खुशहाली और इस प्रदेश को नए हाइट देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला ये बजट है। जी, तो ये तमाम विषय थे, ये तमाम बिंदु थे जिस पर कि आज हमने सभी से चर्चा की। राजनीतिक लोग हैं, मंत्री जी थे, मंत्री जी ने भी विस्तार से बताया और तमाम जो यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो भी इसमें शामिल हुए, उन्होंने भी बजट के तमाम बिंदुओं पर अपनी राय जाहिर की। कुल मिलाकर अगर इस बजट को देखा जाए तो जिस तरीके से समीक्षक बता रहे हैं, चिंतक बता रहे हैं, विश्लेषक बता रहे हैं कि इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं सभी तक पहुंचने की कोशिश की गई है और कुछ लोग, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि कुछ लोग छूट जाते हैं जिनकी चिंता होनी चाहिए। तो ये तमाम विषय थे इस बजट पर जो आज चर्चा में शामिल किए गए। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।